सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, आईएफपीएच द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 898वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे आज के मेहमान और वक्ता डॉक्टर नागेंद्र सिसोदिया सर हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे साथ आज होम्योपैथी के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित हस्ती जो है डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिसोदिया, वो उपस्थित हैं। डॉक्टर नागेंद्र वर्तमान में स्टेट गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में गेस्ट लेक्चरर और नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ईटानगर में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। सर ने होम्योपैथी में पीएचडी और एमडी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के सब्जेक्ट से किया हुआ है, जो कि इन्होंने जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना से अपनी डिग्री प्राप्त की है। सर एक दशक से भी अधिक का अनुभव लेकर इन्होंने न सिर्फ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है बल्कि अनेक रोगियों का भी सफल इलाज किया है। डॉक्टर नागेंद्र के कई शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे कि इनमें से प्रमुख हैं इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर्स डिजीज और ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, effectiveness of homeopathic medicine mercurius solubis in the treatment of irritable bowel syndrome और efficacy of homeopathic medicine in the treatment of ear discharge through Kent repertory। इन सभी पर इन्होंने अपने शोध पत्र जर्नल्स में प्रकाशित किए हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वक्ता के रूप में भी इन्हें आमंत्रित किया गया है और ये आईएफपीएच में भी विभिन्न विषयों पर अपना व्याख्यान दे चुके हैं। सिर्फ एकेडमिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी सर ने आयुष अवेयरनेस कैंप, हेल्थ चेकअप्स कैंप्स, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जैसे अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। उनकी शिक्षण सेवाओं के लिए इन्हें एक्सीलेंस अवार्ड फॉर टीचिंग से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं सर से आग्रह करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। इनके आज के व्याख्यान का विषय होम्योपैथिक मेडिसिन एंड रिपोर्टोरियल गाइडलाइंस फॉर बैक पेन एंड एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। मैं सर से आग्रह करती हूँ कि सर अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। थैंक यू श्रुति सही। सर आपकी बहुत बहुत आवाज धन्यवाद। क्लियर नहीं है। आईएफपीएच। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है मैम अभी? यस सर, अब आवाज आ रही है। जी। मैंने कहा श्रुति सारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से आज आईएफपीएच के मंच पर आमंत्रित किया। ये मेरा शायद 8वां 9वां प्रेजेंटेशन रहेगा आईएफपीएच पर। और आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि आज एक विशेष दिन है जिसमें होम्योपैथी के एक बहुत ही महान चिकित्सक डॉक्टर के जी सक्सेना से आज बर्थ एनिवर्सरी है। कहते हैं कि आज के दिन में इनसे मैं जानकारी आपके नहीं सकूं। मुझे पता है कि आप में से जितने शिक्षक या फिर स्टूडेंट सब डॉक्टर की सक्सेना सर के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिलहाल डॉक्टर के जी सक्सेना जो है, इनका जन्म 25 सितंबर 1912 में हुआ था दिल्ली में। और सर की जो मृत्यु हुई अक्टूबर 2003 में हुई। शिक्षा भी वो कराची में हुई और जो इनका ग्रेजुएशन रहा होम्योपैथी से कोलकाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रहा।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर के ये ऑनरेरी पोजीशन थे, और साथ साथ होम्योपैथिक रेफरेंस कमेटी के एडवाइजर सम्मान और योगदान की सर की हम बात करें तो होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन रहे सर 1994 से 1999 तक। भारत को जो सम्मान है, चौथा वो सम्मान है जिसको पद्मश्री सम्मान बोलते हैं, 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये खास बात है कि होम्योपैथी के पहले चिकित्सक थे जिनको पद्मश्री का अवार्ड से भूषित किया गया है। और साथ बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं जैसे एनसी चक्रवर्ती मेमोरियल नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट ऑनर अवार्ड, सम्मान से सर गया था। भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय पोस्ट है उन्हें स्मारक एक डाक टिकट भी सर के लिए जारी किया। और सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा होम्योपैथी में, तो भारत में होम्योपैथी को संस्था का राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाज और चिकित्सा जगत में उनका नाम आज भी बड़े आदर और सम्मान के साथ जाता है। तो इस दिन आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी, हमको उनके कंटेंट याद करते हुए हम सब प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी सर की तरह या सर जैसे बढ़ने के लिए आज हर एक होम्योपैथ को उनके से प्रेरणा लेकर के होम्योपैथी जगत में कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने लेवल पे। जी, अब करता हूँ। मेरा आज का विषय है स्पॉन्डिलोसिस एंड हम बैठे हुए तो ये तो इस और बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके साथ में एक दूसरा टॉपिक लिख रखा है, बैक पेन। बैक पेन में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस आता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी है जो प्राय इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं तो अगर जितनी भी मस्कुलर स्किन डिजीजेस हो रही हैं उसमें से मुश्किल कोई नहीं होती है, लेकिन होती है। हाँ, कि हमारी ओपीडी में इसके हमारे आंखों के सामने से आते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से सही डायग्नोज नहीं कर पाते और ट्रीटमेंट लक्षण के आधार पे करते हैं। काफी हद तक ये बीमारी हम सही। जी, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? यस सर, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत कट-कट के आ रही थी इसके पहले भी, अभी हेलो। भी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, शायद नेटवर्क इश्यू है। हेलो। यस सर, आपकी आवाज़ अब क्लियर सॉरी, अभी सॉरी आ फॉर रही है। डिस्टर्बेंस। जी 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 जी। ओके सर। हाँ हाँ। एक्चुअल में शायद इधर नेटवर्क इश्यू है आज। जी, माफी चाहूंगा मैं नेटवर्क की वजह से। तो मैं बात कर रहा था एनकार्जिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये प्राय बहुत कॉमन बीमारी तो नहीं है, लेकिन बैक पेन क्या हो रहा है? सर का सर हेलो। आप डिस यस सर। माफी चाहूंगी, मुझे समझ आ रही है नेटवर्क क्या प्रॉब्लम आ रही है आज, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जी, तो आपकी मैं वॉइस भी। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बोला था। यस सर। जी, शायद कुछ ठीक है, फिर तो स्टार्ट करते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट प्राइमरी अफेक्ट द सैक्रोइलियक जॉइंट, स्पाइन एंड लार्ज पेरिफेरल जॉइंट लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्साइल सिस्टम। ये होता क्या है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक टाइप की पुरानी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है हमारी एक्साइल सिस्टम का। एक्साइल सिस्टम इट मीन्स की हमारा जो स्पाइन है इसमें होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ में सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पाइन ही हमारी इन्वॉल्व होती है, स्पाइन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पाइनल जॉइंट हैं जैसे सैक्रोइलियक जॉइंट्स हो गया या अलग पेरिफेरल जॉइंट्स हो गया, इनमें इन्फ्लेमेशन होती है जिस वजह से पेशेंट को प्रोग्रेसिव स्टिफनेस होता है और साथ साथ में मरीज को एनकाइलोसिस स्टार्ट हो जाता है। एनकाइलोसिस इट मीन्स क्या होता है? एनकाइलोसिंग एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ये रहता है कि हमारी जो स्पाइन है, शायद अगर डायग्राम आप देख पा रहे हो तो डायग्राम में देखेंगे कि जो वर्टिब्रा है, नॉर्मल में दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इस बीमारी में क्या है, जो डिस्क होती है वो पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाएगी और जो वर्टिब्रा है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं। हेलो। हेलो। यस सर, सर आवाज आ आपकी रही है सर आवाज़ आ मेरी? रही है। यस सर, यस सर। जी 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 जी। थैंक यू। तो प्रोग्रेसिव स्टिफनेस स्टार्ट हो जाता है इस बीमारी में, दोनों हड्डियां जो वर्टिब्रीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती हैं।
इसका जो कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है वो बैम्बू स्पाइन, इसी वजह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं। बैम्बू स्पाइन कहने का मतलब क्या है, जैसे बांस होता है सेम उसी टाइप से हमारी जो स्पाइन होती है वो एक बांस के आकार में आ जाती है। कि नॉर्मल जैसे हमारी स्पाइन है, वर्टिब्रा है, उसमें कर्वेचर होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, वो जो कर्वेचर होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में हमारी स्पाइन आ जाती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो फीचर है, ये बहुत लेट स्टेज में आता है, उससे पहले ही पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नॉर्मल में इनिशियल फेज में देखने को नहीं मिलता, अगर ये स्टेज आते पेशेंट को तो उसका जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। लेकिन अगर सही समय पर हमने पेशेंट का इलाज नहीं किया तो ये बीमारी आगे चल के बैम्बू स्पाइन में भी कन्वर्ट हो जाती है। ये बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो ऑर्थोपैथी से। और ये जो एसीड करती है वो HLA-B27 जीन के साथ करती है। मैं आगे की स्लाइड में डिस्कस करूंगा ये HLA-B27 जीन क्या है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, HLA-B27 जिन मरीजों का पॉजिटिव होता है उनमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 90 से 95% केसेस में देखा गया है कि HLA-B27 के साथ में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। ठीक है। द हॉलमार्क क्लिनिकल फीचर ऑफ एएस, एएस मतलब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें मुख्य लक्षण क्या आता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बैक पेन स्टार्ट हो जाता है मरीजों को इस बीमारी में, विच इज कैरेक्टरिस्टिकली वर्स इन द मॉर्निंग और आफ्टर पीरियड ऑफ द रेस्ट। नॉर्मल में हमने अपनी काइंड मतलब जो भी रिपोर्टरी देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि किसी पेशेंट को कोई मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है तो वहां पर कुछ कुछ कॉमन से लक्षण आते हैं। कुछ मरीजों को ये लक्षण आता है कि डॉक्टर साहब मैं जब बैठा रहता हूँ तब मुझे दर्द होता है, कोई बोलता है मुझे आराम करने से मेरी तकलीफ में आराम मिल जाता है, कोई बोलता है कि मुझे चलने फिरने से आराम मिल जाता है। तो ये जो सिम्टम मरीज बताता है ये चीख चीख करके हमारी किसी बीमारी की तरफ बताता है। तो जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण है, जो मुख्य लक्षण है वो यही है कि इसका जो दर्द होता है वो बढ़ता है मॉर्निंग में या फिर थोड़े रेस्ट करने के बाद में। जब पेशेंट उठता है तो बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन फिर जैसे थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी किया, जैसे आप रेस्टॉक्स आपके दिमाग में आ रही होगी, तो जो रेस्टॉक्स के लक्षण होते हैं वही सारे लक्षण हमारे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के होते हैं। जब सो करके उठेगा या फिर जब थोड़ा रेस्ट में रहा और थोड़ी देर के बाद जब उठेगा तो पेशेंट को अनबेरेबल पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा उसकी कमर में और कूल्हों में। Over the persistent inflammation lead to ossification of spinal ligament and joint। अगर बहुत दिन तक ये इन्फ्लामेशन मतलब ये बीमारी अगर बनी रही तो जो मरीज की स्पाइन है वो एक दूसरे के साथ ऑसिफाई कर जाएगी। कहने का मतलब है कि वो फ्यूज कर जाएगी, जो गैप है दोनों मतलब जॉइंट्स हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बीच में जो जगह है वो खत्म होकर के वो एक बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, रिजल्टिंग प्रो। और इसका जो लक्षण आएगा वो आएगा स्टिफनेस, रिड्यूस स्पाइनल मोबिलिटी। मतलब क्या है कि हमारी जो जॉइंट होती हैं, जो कमर हो स्टिफ हो जाएगी और उसकी जो मोबिलिटी है, जो सामने की तरफ बेंड हो बैकवर्ड बेंड की जो वो कैपेसिटी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगी या धीरे धीरे करके डिमिनिश हो जाएगी। और एक क्लासिकल बैम्बू स्पाइन डिफॉर्मिटी बनाती है। जब पेशेंट का एक्सरे कराएं या सीटी स्कैन कराएं या MRI कराएं वहां पर हमको ये डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसके साथ में हमने देखा जो हमारा टॉपिक था बैक पेन। ये तो 1 से 2% केसेस में ही देखा गया है जो स्पाइनल डिजीज होती है, लेकिन ये जो कॉमन बैक पेन है ये देखा गया है कि लगभग वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो दुनिया के हर एक इंसान मतलब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 60 से 80% पॉपुलेशन में जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर एक बार मरीज को बैक पेन हो ही जाता है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन एनकाइलोजिंग के जो जनरल फीचर्स हैं उसको एक बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं क्या क्या से इसके जनरल फीचर्स हैं। इसका जो जनरल फीचर है सबसे पहले जो इंसीडियस ऑनसेट होता है ये अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग बताया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि जनरली ये अर्ली एडल्टहुड में देखने को मिलेगा। मतलब किसी बुक में 15 से लिखा है, कहीं 20 लिखा है, कहीं 30 लिखा है। मैक्सिमम आप इस बीमारी को देखेंगे यूजुअली बिफोर 40 ईयर ऑफ एगो, मतलब 40 साल से पहले के मरीजों में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। बाकी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ओवर मंथ टू ईयर, अगर एक बार किसी पेशेंट को पॉजिटिव हो गया और सही समय पर आपने इलाज नहीं किया तो इसकी जो पैथोलॉजी है धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और वही क्लासिकल बैम्बू स्पाइन बना देता है। बाकी रही बात डोमिनेंस होने की, मेल फीमेल में तो मेल ज्यादा डोमिनेंट होता है इस बीमारी को लेकर के, महिलाओं में थोड़ा कम देखा जाता है। अगर रेशियो की हम बात करें तो 3:1 में ये बीमारी हमको देखने को मिलती है। अब इसके जो जनरल सिम्टम्स थे वो थे। बाकी स्पाइनल जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, क्रॉनिक लो बैक
रहेगा पेशेंट को डायकिंग टाइप का, मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है, जब वो पेशेंट उठता है तो लगभग 10 मिनट तक का वो एग्रीवेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा। पेन इंप्रूव विथ एक्टिविटी वर्स विद द रेस्ट। पेन जो पेशेंट का है, कमर दर्द है, वो जब पेशेंट थोड़ा बहुत मूव करता है, चलता फिरता है, तो धीरे धीरे पेशेंट का आराम हो जाएगा, और पेशेंट की जो मोबिलिटी है स्पाइन की, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोग्रेसिव स्टॉपिंग पोस्चर, पेशेंट काइफोस्ड हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। लास्ट में अगर सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो बैम्बू स्पाइन डेवलप कर जाएगा। ये इसके स्पाइनल सिम्टम्स थे। नेक्स्ट क्या था, इसका कुछ एक्स्ट्रा स्पाइनल सिम्टम्स थे, या जो पेरिफेरल जॉइंट थे वो भी इन्वॉल्व होते हैं स्पाइन के अलावा। जैसे हिप इन्वॉल्वमेंट है, इनिशियल में स्पाइन सिम्टम इन्वॉल्व होता है, लास्ट में हमारा क्या होता है, हिप भी इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। जो सैक्रोइलियक जॉइंट है उसमें भी पेन होगा, स्टिफनेस होगा, लिमिटेड मूवमेंट रहेगा, और शोल्डर इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा कुछ केसेस में। लास्ट में पेरिफेरल अर्थराइटिस, ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है कि पेशेंट के एंकल में और नी जॉइंट्स में भी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होने की वजह से जकड़न स्टार्ट हो जाती है। कुछ इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स भी आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जैसे आई में भी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण रहते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अगर हम मरीज की आंख देखेंगे तो आंख में भी हमको कुछ ना कुछ सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में पेन है, रेडनेस है, और साथ में तेज रोशनी से मुझे आंखों में दिक्कत होती है, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं। पेशेंट का जब एडवांस स्टेज आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का, तो वहां पर ये जो स्टिफनेस है स्पाइन के साथ साथ में पेशेंट की जो वर्टिब्रीज होती हैं, सॉरी, इंटरकॉस्टल जो वर्टिब्रा होती हैं, इनके अंदर भी स्टिफनेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट लंबी और गहरी सांस नहीं ले पाता है। मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब जब मैं सांस लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे सांस लेने में, गहरी सांस लेने में कठिनाई होती है। बाकी कुछ कार्डियक सिम्टम्स हैं। आप जब पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी करा करके देखेंगे तो वहां पर आपको एओर्टिक रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा। कंडक्शन डिफेक्ट्स बहुत रेयर है, लेकिन है, लिटरेचर में मेंशन है। पल्मोनरी एपिकल फाइब्रोसिस है, ये भी बहुत लेट में देखने को मिलता है, उससे पहले ही पेशेंट बहुत वर्स कंडीशन में हमारा चला जाता है। बाकी रिनल रिनल में हमको एमाइलोडोसिस देखने को मिलता है। एमाइलोडोसिस एक टाइप का प्रोटीन है जो रिनल सेल में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। जब हम उसकी बायोप्सी करवा करके देखेंगे तो हमको रिनल एमाइलोडोसिस देखने को मिलेगा। बाकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट में जो इसके लक्षण आते हैं, डिफिकल्ट इन बेंडिंग, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं आगे की तरफ बेंड नहीं हो पाता, मैं नॉर्मल में बिना सपोर्ट के उठ नहीं पाता। ये सभी आप क्लिनिक पे देखते हैं। लो बैक पेन में ये कॉमन से लक्षण देता है, लेकिन कुछ लक्षण बाकी के जो पहले वाले लक्षण उनसे हम कंपेयर करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कॉमन बैक पेन और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेन में क्या डिफरेंस है। तो डिफिकल्ट इन बेंडिंग, स्टैंडिंग अपराइट, हर टाइप के मस्कुलोस्केलेटल डिजीज में प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट था इसका जो लक्षण था, लिमिटेड मोबिलिटी इन डेली एक्टिविटी। जो इसकी मोबिलिटी होती है डेली एक्टिविटी में वो कम हो जाती है। प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है अगर आपने उसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया तो। बाकी हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू बॉडी के लगभग हर एक पार्ट में धीरे धीरे करके इसके लक्षण आते हैं। आंखों के ऊपर प्रेशर रहेगा, सेंसिटिव टू लाइट रहेगा, ब्लड विजन रहेंगे। जॉ में भी क्या होता है, पेन रहेगा, ट्रबल इन च्यूइंग रहेगा, चबा नहीं पाएगा। नेक में स्टिफनेस रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स रहेंगी पेशेंट को। लंग्स में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, टाइटनेस फील होगा, रिब में पेन होगा, बॉवल में इन्फ्लेमेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। स्पाइन में पेशेंट को वही स्टिफनेस और स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम आ जाएगी। फिट में भी इस तरह से पेन रहेगा। तो ये कुछ सिस्टमिक इफेक्ट थे हमारे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के। नेक्स्ट, इसका कारण क्या है। सबसे जरूरी ये जानना होता है कि अगर ये हमें बीमारी हुई तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो मुख्य कारण है, हमारी पैथोलॉजी या फिर हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो अभी कहीं स्पेसिफिक नहीं है कि इसकी वजह से हमको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो गया। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे फिजिशियन का मानना ये रहता है कि अगर किसी पेशेंट का HLA-B27 पॉजिटिव आया है तो पेशेंट को हमारा स्पॉन्डिलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। ऐसा नहीं है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस विच इज नॉट कॉज्ड बाई HLA-B27। HLA-B27 एक टाइप का नॉर्मल जीन है, आप सभी जानते होंगे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एक टाइप का एंटीजन होता है जो हमारे, हम सब के जितनी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके सरफेस पे ये नॉर्मल में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर कोई
कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जब प्रोटोजोआ जब हमारी बॉडी में आते हैं तो उनमें ये डिफरेंशिएशन प्रोड्यूस कराता है कि भाई आपके शरीर की सेल कौन सी है और ये बाहर वाली सेल कौन सी है। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो ठीक काम नहीं कर पाती। तो बाहर के सेल से आने के लिए हमारा जो ल्यूकोसाइट सेल्स है, WBC है, वो उनको मारने का काम करती है। लेकिन साथ साथ में देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि अगर किसी मरीज में HLA-B27 पॉजिटिव आया तो लगभग 90 से 95% केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस होगा। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि HLA-B27 का मतलब ये नहीं कि अगर किसी का पॉजिटिव है तो उसको एनकाइलोजिंग होगा ही होगा। ठीक है। बाकी बहुत स्ट्रांग रिलेशन ये है कि अगर फैमिली में किसी को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है तो प्रोबेबिलिटी है कि उसके आने वाले न्यू जो ऑफस्प्रिंग है उनमें होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है, इम्यून डिसरेगुलेशन। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सैक्रोइलियक जॉइंट एंड स्पाइन का ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में क्या है, अगर ऐसे पेशेंट जिनका माइक्रोबियल डिसबायोसिस होता है, कहने का क्या मतलब था कि जिन मरीजों की आंतों में रहने वाले जो नॉर्मल फ्लोरा है, अगर उनका होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो जा रहा है, अगर वो गड़बड़ हो जा रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में वो नॉर्मल फ्लोरा आ रहे हैं या उनकी वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो ऐसे मरीजों में देखा गया है कि ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं मरीजों को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस इनमें से भी हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे क्लैप्सिला हो गया, निमोनिया हो गया। अगर क्लैप्सिला यूटीआई कॉज था, बाकी निमोनिया तो सभी जानते हैं। अगर किसी मरीज को ये कभी जीवन में रहा है तो हो सकता है ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स की तरह काम करें और मरीजों में ये स्टिफनिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टाइप के इन्फेक्शन मतलब यूटीआई और निमोनिया भी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर। ऐसे लोग, ये बहुत कॉमन है कि ऐसे लोग जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल स्पेंड करते हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, आज की डेट में हम जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं जो ऑफिस वर्कर हैं वो सभी सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों में जो आप जैसे हम सारे क्लिनिशियन हैं, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक बैठे हुए हैं, बीच में 2-4 घंटे का गैप दिया तो ये दिया, अदरवाइज हम सिटिंग पोजीशन में रह रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बड़ी सी टमी होगी, तो ऐसे केसेस में आप देखते हैं ये सारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं और ये भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं हमारे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस को। बाकी फैमिली हिस्ट्री जो रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री मैंने डिस्कस कर ही लिया है। एज बता ही दिया कि 15 से 40 के बीच में ज्यादा देखने को मिलता है। सेक्स मेल में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल में कम रहता है। इतने से ठीक जो गोरे लोग होते हैं, यूरोपियन गोरे लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा देखी जाती है। ठीक है। बाकी फिजिकल इनएक्टिविटी करने वाले भी मरीजों में देखा गया है कि ये बीमारी बहुत कॉमन है। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट था, बैक पेन, ये बहुत कॉमन बीमारी है। जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि लगभग 80% जो इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन है, कभी ना कभी जीवन के किसी पड़ाव पे एक बार या अक्सर कमर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। कमर दर्द जो हो रहा है उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हो सकता है वो मैकेनिकल हो, इन्फ्लामेटरी हो या ट्रॉमेटिक हो। इसमें होता क्या है, जो हमारी स्पाइन है वो कई चीजों से मिलकर के बनी हुई है। वर्टिब्रा है, हड्डी जिसको कहते हैं, वर्टिब्रा मीन्स जो हमारी मेरुदंड की हड्डियां हुई, वो दोनों हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है, कार्टिलेज जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, जो उनको सपोर्ट करता है, लिगामेंट, मसल, नर्व, अगर इनमें किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी आई है तो हमें कमर दर्द हो सकता है। अब वो जो प्रॉब्लम थी उसके पीछे जो वजह थी वो बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस, डिजेनरेटिव चेंजेस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक डिजीज और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे कॉमन कमर दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रह सकते हैं। तो मुख्य कारण ये हमारे 3-4 हैं। 3 मेन है, जिसमें से मैकेनिकल हो गया जिसको लाइफ स्टाइल कॉज आपने बोला, कुछ डिजेनरेटिव कॉजेज हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी कॉजेज हैं। तो मैकेनिकल कॉज में आप देखेंगे कि अगर आपकी क्लिनिक पे कोई मरीज आता है जो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे मसल स्ट्रेन हुआ है, मसल स्ट्रेन कई बार हो जाता है लिफ्टिंग हैवी वेट। जो रूरल एरिया में पेशेंट हमारे आ रहे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं जिम से आ रहा हूँ, मैंने कुछ हैवी वेट लिफ्ट कर लिया है या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में कर रहा था उस वजह से। हो सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र से आया हो उसने कुछ ज्यादा वजन की बोरी उठा
लिया हो, कुछ सामान उठा लिया हो, जिसकी वजह से उसके मसल में क्रैम्प हो गया है, और पेशेंट आपके पास आता है मसल स्ट्रेन को लेकर के, उसकी ये सारी वजह हो सकती है। पुअर पोस्चर, ये बहुत कॉमन है आज के छोटे बच्चों में। जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये आज के समय में बहुत कॉमन समस्या दिखी जा रही है। उसके पीछे वजह ये है कि 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक बच्चा बैठ करके एक ही पोजीशन में रहता है, और जो पोजीशन है बैठने का वो सही नहीं है। तो उसकी वजह से भी इनका कमर दर्द हो सकता है, कुछ वीक बैक मसल ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो बैक मसल्स है हमारी, वो कमजोर पड़ जाती हैं सेडेंटरी लाइफ की वजह से। आज हमारे पास टाइम नहीं बचा है कि हम जा करके पार्क में खेल सकें, अपने बच्चों को बोल सकें कि पार्क में एक्सरसाइज करें, खेल लें। सब अगर फ्री टाइम है तो हम अपना मोबाइल ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसी से अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। तो मसल्स जो वीक हो रही हैं, उसके पीछे वजह था लैक ऑफ एक्सरसाइज। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, ओबेसिटी। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है या आती है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, ऐसे मरीजों में देखा गया है कि कमर दर्द बहुत कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, इंजरी और एक्सीडेंट। कई बार आपके पास पेशेंट आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे कई साल पहले चोट लगी थी, जिसकी बाद से मुझे कुछ विशेष मौसम में एक दर्द रहता है जिस जगह पर चोट लगी थी। एक और चीज बोलता है पेशेंट के, कोई महिला मरीज बोलती है कि डॉक्टर साहब मुझे वहां पर इंजेक्शन लगा था एनेस्थीसिया का, तो उस वजह से मुझे दर्द हुआ। ये मिथ है। ऐसा होता नहीं है कि इंजेक्शन लगने की वजह से इंजरी, अगर कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ है, फॉल फ्रॉम कहीं ऊंचाई से पेंट गिरता है, क्योंकि मस्कुलर टीयर था या लिगामेंटल टीयर था, तो वो हो सकता है क्रॉनिक बैक पेन कॉज कर सके। बाकी कुछ इसके मुख्य कारण थे, जैसे डिजेनरेटिव कॉजेज। डिजेनरेटिव कॉजेज में आता है प्रोलैप्स। डिस्क प्रोलैप्स को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पीआईवीडी बोलते हैं, पैल्विक प्रोट्रूटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको आप साधारण भाषा में स्लीप डिस्क कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी जब कभी स्लीप डिस्क हो जाती है तो मरीजों को कमर दर्द रहता है। कई बार क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी वजह से डीजनरेशन होता है। कुछ ऐसे डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होती हैं हमारे स्पाइन में, जिसकी वजह से जो हमारी वर्टिब्री रहती है उनकी डीजनरेशन होने की वजह से जो निकलने वाली नर्व होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को कमर दर्द रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें वही हड्डी का वियर हो जाता है जॉइंट का। स्पॉन्डिलोलिसिस, एज रिलेटेड चेंज इन स्पाइन। ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं स्पाइन में। क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत सारे लोग होते हैं, शायद आपने देखा हो, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, कि ओल्ड एज में हमारे पास मरीज जो आता है कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे टखनों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो काफी हद तक अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल इस वजह से है कि जो स्पॉन्डिलोसिस है वो होती क्या चीज है कि दोनों जो वर्टिब्रा है उनके बीच में जो डिस्क लगी होती है, एक समय के बाद में उसका हाइड्रेशन कम होने लगता है। मतलब जो कुशन का काम कर रही थी वर्टिब्रा के बीच में, वो धीरे धीरे उसका फ्लूइड जो होता है वो सूख जाता है या निकल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों जो वर्टिब्राज रहेंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूज होना स्टार्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को ये होना स्टार्ट होता है। तो ये काफी हद तक अगर देखा जाए तो ये फिजियोलॉजिकल है। अगर ओल्ड एज में पेशेंट ये प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, तो वहां पर सिर्फ हम स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज और कुछ मैनेजमेंट करके उसके दर्द को कम कर सकते हैं या उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट था ऑस्टियोपोरोसिस। वीक बोन हो जाती है इसमें। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कई बार टूट भी जाती हैं। टूटने का डर भी रहता है, जो हमारा बैक पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट था इन्फ्लामेटरी कॉज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की वजह से बैक पेन हो सकता है। तो वो जो इन्फ्लामेटरी डिजीज थी हमारे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, इसकी वजह से हमें बैक पेन हो सकता है। कुछ और भी बीमारियां जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसकी वजह से भी हमें कमर दर्द होता है। और कुछ रेयर इन्फेक्शन है, जैसे आपने शायद सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन, या जिसको आप कॉच स्पाइन बोलते हैं। नॉर्मल में प्रायतः ये हमारे फेफड़ों में होती, लेकिन अगर आपकी मरीज की इम्यूनिटी कमजोर हुई और सही समय पर हमने उसको ट्रीट नहीं किया, तो ये आगे की तरफ भी स्प्रेड कर सकती है, और स्प्रेड करके हमारी बोन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अगर कमर की बोन में ये इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी हमारे कमर दर्द के लिए कॉज बन सकता है। बाकी अदर कॉज में क्या है कि रेफरल पेन होते हैं, जैसे किडनी स्टोन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, इवन जीबी स्टोन है। इनकी वजह से भी रेफरल पेन होता है। पेशेंट को समझ में नहीं आता है कि हमें कमर दर्द हो रहा है। नॉर्मल में अगर किसी मरीज को कमर दर्द होता है तो उसको यही लगता है कि स्पाइन ओरिजिन कॉज होगा इसका, इसका जो ओरिजिन है वो स्पाइन से। ऐसा नहीं, कई बार क्या है, रिनल स्टोन की कंडीशन में
या यूरिनरी इन्फेक्शन में, जीबी स्टोन में भी हमारा कमर दर्द देखने को मिलता है। ट्यूमर, अगर स्पाइनल ट्यूमर हुआ है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। दूसरा, स्ट्रेस और एंजाइटी इस चीज को ट्रिगर कर सकता है, कमर दर्द को। ठीक है, ये सभी जान रहे हैं लेफ्ट। अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन का, इसका किसी होम्योपैथ के साथ कोई बहुत मतलब नहीं रहता। बाकी ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे फिजियोथेरेपी के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है कि हम जो अपना ट्रीटमेंट करेंगे, जो एक्सरसाइज कराएंगे, वो किस आधार पे कराएंगे। तो बैक पेन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं तीन ग्रुप में। एक एक्यूट बैक पेन हो गया, सब एक्यूट हो गया, और क्रॉनिक बैक पेन हो गया। एक्यूट का कहने का मतलब 6 सप्ताह से कम का अगर कमर दर्द रहा है तो उसको हम एक्यूट में रखेंगे। इसका जो मुख्य कारण होता है मैकेनिकल या ट्रॉमेटिक हो सकता है, कि सडन में किसी पेशेंट को चोट लग गई है जिसकी वजह से उसको एक्यूट बैक पेन हुआ। ट्रीटमेंट होगा वो तुरंत में ठीक हो जाएगा। सब एक्यूट अगर यही लास्टिंग 6 से 12 सप्ताह तक के बीच का रहा है तो उसको हम सब एक्यूट में रखेंगे। और मोर देन अगर 3 मंथ तक रहा है तो उसको हम क्रॉनिक बैक पेन में रखेंगे। अब बात आती है डायग्नोसिस ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस एंड बैक पेन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। एक होम्योपैथ के लिए, एक फिजिशियन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा आप सबको पता है, हो चुका है कि मैं एक पैथोलॉजी का टीचर हूँ, तो मेरा डायग्नोसिस पे फोकस ज़्यादा रहता है। मेरा मानना है कि पहले हमें डिजीज को डायग्नोस कर लेना चाहिए। जब डायग्नोसिस पता होगा, रूट कॉज पता होगा, तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाएगी। तो डायग्नोसिस को हम करते हैं, उससे सबसे पहले केस टेकिंग करते हैं, जैसा कि हर एक होम्योपैथ करता है। तो हमें भी अपने केस को लेने से पहले एक बार उसकी केस चेकिंग करनी होती है। तो केस चेकिंग के दौरान हमें पता चलता है कि पेशेंट को ये जो दर्द हो रहा है वो इन्फ्लामेटरी या मैकेनिकल है। लक्षण के आधार पे आगे की रिपोर्टरी में भी हम जो सीट लगी हुई है रिपोर्टोरियल अप्रोच से भी देखेंगे कि जो लक्षण आ रहे हैं उससे हम समझ पाएंगे कि कौन वाला दर्द इन्फ्लामेटरी और कौन सा वाला दर्द हमारा मैकेनिकल है। तो इन्फ्लामेटरी में वर्स इन अ मॉर्निंग या रेस्ट के बाद होगा, और बेटर विद एक्सरसाइज होगा। अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मुझे एक्सरसाइज से, चलने फिरने से आराम हो जा रहा है, इट मीन्स ये जो दर्द है उसका जो कारण है वो इन्फ्लामेटरी कॉज है। दूसरा हो गया हमारा मैकेनिकल। मैकेनिकल में बोलता है कि डॉक्टर साहब जैसे ही चलते फिरते हैं मुझे तकलीफ बढ़ जाती है, जैसा ब्राइनिया। हर एक स्टूडेंट हमारा जानता है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का हो, ब्राइनिया के बारे में सभी जानता है। और बोलता है कि जब मैं रेस्ट में जाता हूँ, आराम करता हूँ, तो मुझे आराम हो जाता है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लासिफाई कर लिया कि इन्फ्लामेटरी कौन सा कमर दर्द है और मैकेनिकल कौन सा। सिर्फ लक्षण, दो लक्षण के आधार पे आपने बता दिया, बिना किसी एक्सरे के, बिना किसी सिटी और एमआरआई के। सिर्फ लक्षण के आधार पे हमने डायग्नोस कर लिया कि ये इन्फ्लामेटरी या मैकेनिकल है। ड्यूरेशन के आधार पे हम बता सकते हैं कि एक्यूट है या क्रॉनिक है। जैसा आपने देखा कि अगर लेस देन 3 वीक रहा है, 3 से 6 वीक रहा है, या फिर मोर देन 3 मंथ रहा है, तो उसमें आपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली एक्यूट और क्रॉनिक में क्लासीफाई कर लिया। ट्रीटमेंट भी हमारा उसी हिसाब से थोड़ा रहता है। बाकी क्या है, फैमिली हिस्ट्री में अर्थराइटिस का देखना होगा या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का रहा है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें थोड़ी फैमिली हिस्ट्री लेनी रहती है। थोड़ा सा मियाज्मेटिक डायग्नोसिस हो जाएगा, मियाज्मेटिक सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, कि अगर फैमिली हिस्ट्री हम ले लेते हैं तो। बाकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें करना होगा। ये मुझे लगता है कि हर एक फिजिशियन को, सिर्फ होम्योपैथ नहीं, हर एक डॉक्टर को एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसमें हम अक्सर होम्योपैथ कमी कर जाते हैं, हम एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्या है, स्पाइनल स्टिफनेस। इसमें हम मरीज से बोलते हैं अपने सामने क्लिनिक पे बैठा करके कि क्या आप सामने की तरफ झुक पाते हैं, अपनी कमर को चारों तरफ घुमा पाते हैं। मरीज का अगर एक्यूट फेज होगा तो शायद पेशेंट थोड़ा बहुत बेंड कर जाए, थोड़ा बहुत बेंड कर जाए। बैम्बू स्पाइन अगर नहीं हुई है तो पेशेंट थोड़ा बहुत बेंड कर सकता है, लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में है तो थोड़ा भी बेंड नहीं कर पाएगा। तो मरीज को अगर एनिकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है तो स्पाइनल स्टिफनेस रहेगी। स्पाइनल स्टिफनेस रहेगी तो मरीज में बेंडिंग नहीं होगी, जो स्पाइनल रोटेशन है वो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा एग्जामिनेशन है, टेंडरनेस है ओवर सैक्रोइलियक जॉइंट पर। जैसे ही आप सैक्रो कमर वाली जॉइंट पर आप उसको टच करेंगे तो पेशेंट को वहां पर टेंडरनेस रहेगा, दर्द रहेगा। रिड्यूस्ड चेस्ट एक्सपेंशन, आप उसको बोलेंगे कि लंबी सांस भरने के लिए, गहरी सांस लेने के लिए बोलेंगे तो छाती पकड़ करके बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, कहेगी डॉक्टर साहब जब मैं गहरी सांस लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरे सीने में दर्द होता है, मैं गहरी सांस नहीं ले पाती, मैं छोटी छोटी सांस लेती हूँ। पोस्चर चेंज, पेशेंट का पोस्चर जो है ये डिपेंड करता है उसकी क्रोनिसिटी के ऊपर। एक्यूट है तो हो सकता है पोस्चर में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉनिक होगी तो बैम्बू स्पाइन, तो पोस्चर उसका गड़बड़ हो जाएगा। फॉरवर्ड बेंडिंग, लॉस ऑफ स्पाइनल कर्व्स, जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व्स रहता है, क्रॉनिक फेज में आकर के कर्वेचर खत्म हो जाएगा, वो सिर्फ बैम्बू रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा हमारे क्रोनिसिटी के ऊपर। लुक फॉर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर साइन, जैसे आई रेडनेस, मैंने बोला कि एक बहुत करेक्ट
कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का। पेशेंट कमर दर्द बता रहा है, लेकिन कमर दर्द के साथ ये भी बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें भी अक्सर लाल हो जाया करती हैं, मुझे फोटोफोबिया है, कि मतलब तेज रोशनी से मेरी आंखों में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो अगर ये दोनों लक्षण पेशेंट आपको बता रहा है तो दिमाग में एक बार जरूर आना चाहिए कि हो सकता है हमारे मरीज को एएस हो, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो। इसके साथ साथ में पेशेंट को हील पेन भी हो सकता है, फैटिग भी हो सकता है। ये सारे लक्षण हमारे क्लिनिकल साइन में देखने को मिलते हैं। जैसे डायग्नोसिस हम करते हैं ना, तो एक क्लिनिकल एस्पेक्ट को, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट पे हम केस टेकिंग के दौरान पे ये देख सकते हैं कि हमारा ये मरीज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस से सफर कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेबोरेटरी की। अब हमने तो क्लिनिकल साइन सिम्टम ले लिया, उसके लक्षण पूछ लिए, अब लेबोरेटरी में हम क्या एग्जामिन करेंगे। तो लेबोरेटरी में हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं कि हम दुनिया भर के हजारों रुपए की जांच लेके। कुछ खास खास टेस्ट हैं जिनको हम करा करके कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है HLA-B27 एंटीजन, जो स्ट्रांगली लिंक्ड विद एएस। जैसा आपने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा, लगभग 90 से 95% एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के केस में ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप जितने फिजिशियंस हैं, रिस्पेक्टिव फिजिशियंस हैं, ये सभी लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन पे अगर कोई पेशेंट इन्फ्लामेशन को लेकर के आता है बॉडी का कहीं का भी, तो हम रूटीनली अपने प्रिस्क्रिप्शन पे CBC, ESR, CRP लिखते हैं। तो हमें लिखना होगा ये जो ESR और CRP, ये कुछ और नहीं है, ये इन्फ्लामेशन को शो करता है। जब हमारे शरीर के अंदर कहीं इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन मार्कर टेस्ट है, अपने आप ये थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे, और इस कंडीशन में ESR और CRP थोड़ा ज्यादा बढ़ करके आता है, तो ये भी इंडिकेट कर सकता है एएस को। बाकी ब्लड टेस्ट कुछ और हैं जो हमारे इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं और आर्थराइटिस को करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो तो कराओ, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इमेजिंग। ये थोड़ा सोचने की बात है, कई बार हमारे जो फिजिशियंस हैं ये टेस्ट कराने में मुझे लगता है गड़बड़ तो नहीं करते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार से कहूंगा कि गड़बड़ नहीं है, लेकिन शायद कहीं कुछ कमी रह जाती है कि हम सबसे पहले अपने मरीज को एक्सरे के लिए एडवाइस करते हैं। एक्सरे एडवाइस करने के पीछे वजह ये रहती है क्योंकि ये सबसे सस्ता है, और लगभग वो चाहे बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, एक्सरे जो लैब है या जो रेडियो सेंटर है वो सब जगह पर एक्सरे अवेलेबल है। लेकिन इनिशियल का जो फीचर होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का, वो हमें देखने को नहीं मिलता। बार बार पेशेंट एक्सरे करा के लेके आएगा, आपको जॉइंट स्पेस, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, सब कुछ लगभग नॉर्मल देखने को मिलेगी। रही बात सैक्रो इलियाइटिस, ये आपको एक्सरे में देखने को इनिशियल फेज में, इनिशियल के मंथ में, इनिशियल के ईयर में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द है। तो हमारा डायग्नोसिस रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे वहां पर, सॉरी, मुझे लगता है कमजोर पड़ जाता है। बात आती है अगर हम कॉस्ट को लेकर के बात करें एक्सरे और एमआरआई और सिटी स्कैन में, तो सबसे महंगा मुझे नहीं लगता है, मतलब कंफर्म है कि एमआरआई सबसे कॉस्टली है, उससे सस्ता सिटी स्कैन है और उससे सस्ता एक्सरे है। तो हम एक होम्योपैथ, सबसे मतलब हम होम्योपैथ के लगभग सारे डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे ही एडवाइस करते हैं, उसमें भी बहुत सारे मरीज नहीं कराना चाहते हैं, तो लक्षण के आधार पर ही हम डायग्नोस करते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है और क्लिनिकल साइन हमको मिला है, तो हमें अपने मरीज को एमआरआई बोलना चाहिए, क्योंकि एमआरआई ही एक ऐसा टेस्ट है जिसपे हम अर्ली इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं बिफोर एक्सरे चेंजेस के। एक्सरे में तो तब आएगा जब वो एडवांस पैथोलॉजी डेवलप कर चुका है, बैम्बू स्पाइन आ गया, फिर आपको ऑसिफिकेशन, वो जो फ्यूज्ड वर्टिब्रा था, वो सब देखने को मिलेगा। अगर इन्फ्लामेशन देखना है आपको, तो सबसे पहले हमें एमआरआई एडवाइस करना होगा मरीज के स्पाइन का। तो ये इमेजिंग में है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा टेस्ट पहले कराना है। और दूसरा कुछ स्पेशल टेस्ट है जिसको हम सबको अपनी क्लिनिक पे ही कर लेना है। ये कोई बहुत बड़े टेस्ट नहीं है, जैसे स्कूबर्ट टेस्ट, ये कुछ बहुत ऐसी बड़ी चीज नहीं कि कुछ करना है, ये सिर्फ एक टाइप का एग्जामिन एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन कैसे करना है, जब कभी क्लिनिक पे हमारे कोई चैम्बर में कोई पेशेंट आता है और ये बोलता है या बोलती है कि मुझे कमर दर्द है, तो हमें क्या करना है, जो लंबर स्पाइन है, लंबर स्पाइन पे एक पॉइंट मेंशन करना है, एक पेन से निशान लगाना है और पेशेंट को बोलना है फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए। उससे क्या होगा, उससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी। पेशेंट अगर बेंड कर जा रहा है, बैकवर्ड बेंड कर जा रहा है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, इट मींस स्कूबर्ट टेस्ट नेगेटिव है। अगर यही बेंडिंग नहीं कर पा रहा है, वो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, मतलब जितना डिग्री तक वो बेंड कर ले रहा है, वो शो कर रहा है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पा रहा है, तो पता चल रहा है कि ये शायद पॉजिटिव आया है और पेशेंट की जो स्पाइन है वो स्टिफ कर गई है, बैम्बू स्पाइन की तरफ बढ़ चुकी हुई है। तो ये स्कूबा टेस्ट हमें कर लेना चाहिए। अगर पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आ रहा है तो एक बार हमको बुलवा लेना चाहिए कि आप थोड़ा सा अपनी
कमर को आगे और पीछे करके दिखाओ या फिर झुक करके दिखाओ, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी स्पाइन की वो कैसी है। नेक्स्ट क्या था हमारा चेस्ट एक्सपेंशन टेस्ट। ये भी हम अपनी क्लिनिक पे कर सकते हैं। हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि भाई आप एक लंबी सांस लो। अगर लंबी सांस ले ले रहा है, अगर उसका सीना काफी मतलब एक्सपेंड हो जा रहा है मोर देन 5 6 7 सेंटीमीटर, अगर वो एक्सपेंड कर ले रहा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, गहरी सांस लेने पर, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ये मरीज एएस की तरफ जा रहा है या एएस हो चुका है इस मरीज को। तो ये कुछ स्पेशल टेस्ट है, हम सबको करना चाहिए क्लिनिक पे, आप सब करते ही होंगे। जब आप एमआरआई फाइंडिंग कराएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो वर्टिब्रीज हैं ऊपर की तरफ में, नॉर्मल में इनमें क्या होता है, गैप होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, लेकिन ये एडवांस पैथोलॉजी डेवलप कर गई। ये एक बांस की तरह संरचना हमको दिख रही है, पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है। पेशेंट जब कभी उठेगा तो नॉर्मल में जैसे हम आप मुड़ करके उठ सकते हैं अपने बिस्तर पे, ये नॉर्मल में ऐसे नहीं होता है, सीधे के सीधा, मतलब हेड टू फुट उठेगा, पैर से लेकर के सर पे उठेगा ऐसे करके। हमारे आपकी तरह बेंड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो लॉस हो गया और स्पाइन जो है हमारी पूरी तरह से फ्यूज हो चुकी है, बेंडिंग नहीं होगी अब इसमें। तो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, पेशेंट को आगे बहुत सारी दिक्कत आती है। अब बात आती है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लक्षणों के आधार पर, रूब्रिक्स के आधार पर। हम इसको जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, इसको अपनी रिपोर्टरी में खोजेंगे कहाँ? तो बहुत आसान सी चीज है, हर एक स्टूडेंट जानता है। आप सभी लोग पहले से इस चीज को अप्लाई कर रहे थे, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए पार्ट था, टाइम मेरे पास कम, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमको सबको रिपोर्टरी में जाना है। रिपर्टरी में बैक में जाएंगे, बैक में जाकर के रूब्रिक मिलेगा। पेन में जाएंगे, पेन में जाकर के देखने को मिलेगा पेन, स्टिफनेस, मॉर्निंग, ये सारे रूब्रिक्स हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे। बाकी स्टिफनेस है, पेन, स्टिफनेस, मॉर्निंग, पेन, स्टिफनेस, मोशन, एम्बुलेशन। बहुत सारे मरीजों को स्टिफनेस हो जाता है, मोशन करता है तो एम्बुलेशन होता है, किसी को मोशन से एग्रेवेशन होता है, किसी को रेस्ट से एग्रेवेशन होता है, किसी को रेस्ट से एम्बुलेशन था, जैसा कि आपने मैकेनिकल और इन्फ्लामेटरी कॉजेज में देखा था। ये सारे सर यही लक्षण थे जो मॉडर्न में हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में या पैथोलॉजी में जो लक्षण लिखे हैं, वही लक्षण हमारी रिपर्टरी में भी लिखे हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि इन लक्षणों को हम अपनी पैथोलॉजी के साथ, अपनी बीमारी के साथ कोरिलेट शायद उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे। अगर शायद कोरिलेट कर लेते तो जो मास्टर कैंट थे या हनीमैन सर थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बीमारियों को रूब्रिक्स के फॉर्म में लिख रखा है। एकदम क्लियर कट बीमारी उन रूब्रिक में लिखी हुई है। जैसा आपने देखा कि एनकाइलोजिंग में क्या है, पेशेंट को रेस्ट से एग्रेवेशन हो रहा है, जबकि बाकी जो मैकेनिकल कॉज थे उसमें रेस्ट से पेशेंट को एम्बुलेशन था, लेकिन एस की कंडीशन में रेस्ट से पेशेंट को एग्रेवेशन है। तो ये सारे लक्षण दिए हुए हैं, ये कोई इंडिविजुअल सिम्टम नहीं है। इन्हीं लक्षणों के आधार पे हम रिपर्टरी में जाते हैं, सिम्टम आता है, बाकी लक्षण को मिलाते हैं, ये स्पेसिफिक सिम्टम के अलावा जो बाकी जनरल सिम्टम है, मिलाने के बाद उसकी जो बेस्ट सूटेड ड्रग आती है उसको मिला करके मरीज को देते हैं, जिससे पेशेंट में रिकवरी होती है, पेशेंट को आराम भी हो जाता है। मैंने अपने क्लिनिक में देखा है, और भी जिन सर से मैंने होम्योपैथी सीखी, जो मेरे गुरु रहे, उनके क्लिनिक पे न जाने कितने केसेस देखे जो HLA-B27 के पॉजिटिव आए। पेशेंट स्ट्रेचर पे चल करके आया, व्हील चेयर पे चल करके आया, बाद में पेशेंट अपने आप चल करके आया। इट मीन्स इंप्रूवमेंट है। क्या चाहिए हमें? ये होम्योपैथी से होकर के आया। मॉडर्न में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एनाल्जेसिक ही है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सिम्टम्स के आधार पर, रिपर्टरी की लैंग्वेज के आधार पर ही मिलेगा हमको देखने को। तो कुछ जनरल सिम्टम थे, जैसे बैक पेन था, बर्निंग था, ये सारे सिम्टम आप सभी जानते हैं। समय कम है, नहीं तो अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी चीजें छूट जाएंगी। बाकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, मैं इस पॉइंट को ये चाह रहा था कि थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर पाता है डिजीज के साथ में। जैसे आप देख रहे हैं रूब्रिक में, आपने सारे रूब्रिक देखे, बैक है, कमर में गए, हम पेन में गए, स्टिफनेस गए, मॉर्निंग है। तो यह जो चीज शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, पेन विद स्टिफनेस, वर्स ऑन वॉकिंग। मतलब मॉर्निंग में अगर पेशेंट को दिक्कत हो रही तो वर्स ऑन वॉकिंग, जब पेशेंट चल फिर रहा है तो उसको दर्द होना स्टार्ट हो रहा है। ये क्लासिकल फॉर्म होता है हमारा एएस का, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का, ये क्लासिकल फॉर्म है। अगर ये लक्षण मिल रहा है उसकी, अगर हम दवाई देते हैं तो निश्चय ही मरीज को आराम मिलेगा। दूसरा क्या था, बैक पेन, मोशन एम्बुलेशन, अगर चल फिर रहा है तो उससे आराम हो रहा है। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि चलने फिरने से आराम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डिफरेंशिएट आपने कर लिया, इन्फ्लामेटरी है कि मैकेनिकल बैक पेन हो रहा है। नेक्स्ट क्या था, बैक पेन स्टॉपिंग एग्रेवेशन, ये भी हमारा टिपिकल पोस्चुरल एग्रेवेशन को शो कर रहा है कि बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ गया है पेशेंट में, बैम्बू स्पाइन हो गया है। तो अब क्या होगा, पेशेंट को स्टॉपिंग मतलब बैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारा क्लासिकल फॉर्म आ गया है इसका, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है,
बैक पेन, बर्निंग सेंसेशन ऑफ हीट और बर्निंग में इंडिकेट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये जो बर्निंग पेन आ रहा है, ये बहुत कॉमन सा लक्षण है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बर्निंग पेन क्यों हो रहा है। तो बर्निंग पेन इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारी जो स्पाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहां की जो नर्व थी वो कंप्रेस हो गई, और कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को बर्निंग पेन स्टार्ट हो रहा है। तो लक्षण के आधार पे आपने बताया कि हो सकता है ये जो पेन का जो ओरिजिन है वो कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है बर्निंग पेन का। बैक पेन, ड्राउंग या टीयरिंग, ये क्यों हो रहा था? हेल्प्स इन द रेमेडी डिफरेंशिएशन। ये जो ड्राइंग या टीयरिंग पेन था, ये हम अपनी दवा को डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं। बाकी स्पाइन में स्टिफनेस है, मॉर्निंग है, जैसा आपने इनिशियल के स्लाइड्स में देखा कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का जो हॉलमार्क था, जो मुख्य लक्षण था, वो मॉर्निंग स्टिफनेस था। डॉक्टर साहब मुझे सुबह में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझे आधा घंटा 1 घंटा लगता है उठने में बिस्तर से। पेशेंट चीख चीख के बोल रहा है कि मैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हूं। आपने लिटरेचर में देखा, स्टार्टिंग स्लाइड में देखा, लगभग 30 मिनट 1 घंटा पेशेंट को लग जाता है बिस्तर से उठने में। कहता है डॉक्टर साहब मैं जब थोड़ा बहुत हिलती हूँ, मूव करती हूँ, तो मेरी बॉडी थोड़ी हल्की होती है, रिलैक्स होती है, फिर मैं अपना उठ करके काम करता या करती हूँ। तो ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस है, ये एएस का एक हॉलमार्क है, सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये रहा। फिर उसके बाद स्पाइन स्टिफनेस, मोशन एम्बुलेशन, आप सबको पता है करेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है हमारा। बाकी स्पाइन स्टिफनेस, रेस्ट एग्रावेशन, सब आप देख रहे हैं कि जितने भी आ रहे हैं ये हमारी डिजीज के करेक्टरिस्टिक फीचर ही हैं। हम इन लक्षणों को बीमारी के साथ अगर कोरिलेट करेंगे तो डायग्नोसिस हमारा बहुत आसान हो जाएगा। डायग्नोसिस के साथ में हमारा मेडिसिनल सिलेक्शन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था हमारा, कि अगर इसके साथ साथ में पेशेंट को दूसरी जगह पेन हो रहा है, जैसे बैक के अलावा लोअर जॉइंट में पेन हो रहा है, लोअर जॉइंट स्टिफनेस है, मॉर्निंग है, या अगर हम आई की बात करें, रेडनेस की बात करें, तो ये जो अदर जॉइंट्स थे या जो अदर कॉम्प्लिकेशन थे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इस डिजीज को। तो ये जो रूब्रिक सिलेक्शन है, हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं अपनी एडवांस डिजीज के अकॉर्डिंगली। जी। बाकी हमको क्या मैनेजमेंट करना है, दवाई तो सभी देते हैं, लेकिन दवाई देने के साथ साथ में हमको अपने मरीज को थोड़ा सा एजुकेट भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि हर मरीज को दवा देने से पहले एक बार थोड़ा सा कॉमन जनरल मैनेजमेंट भी बताना चाहिए। तो उसमें पेशेंट को हमको एजुकेट करना हो कि भाई इस डिजीज का कोर्स क्या है, कि अगर मान लीजिए ये इनक्योरेबल डिजीज है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, लेकिन होम्योपैथी में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको, अगर पैथोलॉजी के हम स्टूडेंट रहे हैं, अगर हमने पैथोलॉजी पढ़ी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ी है, डिजीज का हम कोर्स जानते हैं, इसका प्रोग्रेशन क्या है, तो जब कभी पेशेंट हमारे पास आए तो दवा स्टार्ट करने से पहले हमको मरीज को अब इस बीमारी के बारे में उसका फ्यूचर बताना होगा कि उसका कोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट करना हो कि उसका जो बैठने का पोस्चरल है, पोस्चर है, उसको मेंटेन करना हो कि भाई आपको स्ट्रेट होकर के बैठना है, सपोर्ट लेकर के नहीं बैठना, झुक करके नहीं बैठना, बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम नहीं करना, मोबाइल नहीं यूज करना है, कोशिश कीजिए थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर थोड़ी देर चलिए, इस तरह से करके वो काम कर सकता है। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करवाना है, कि पेशेंट अगर हमारा वही सेडेंट्री लाइफ जी रहा है तो उसको बोलिए कि सुबह में उठ करके प्राणायाम करे, एक्सरसाइज करे, कुछ भी एक्सरसाइज करे, वॉक करे। अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करता है, सिगरेट स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। जिन मरीजों में सिगरेट स्मोकिंग होती है उनमें ये मुख्य कारण हो सकता है ट्रिगर करने के लिए। तो अगर सिगरेट पी रहा है, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि, अच्छा यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है अवॉइडिंग अल्कोहल एक्सेस, अगर ज्यादा दारू पी रहा है तो उसको बोलेंगे कम दारू पीने के लिए। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से उसको छोड़ना होगा कि वो दारू और सिगरेट हर चीज को छोड़े, और साथ में एक्सरसाइज करे, डेली एक्सरसाइज करे, और साथ में कुछ फिजियोथेरेपी है जिसमें हम पोस्चरल ट्रेनिंग करते हैं। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आता है, वो चाहे लो बैक पेन हो, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो, या कोई दूसरी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज हो, जॉइंट की कोई भी बीमारी हो, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, घुटने में दर्द है तो आपको कैसी एक्सरसाइज करनी, कमर में है तो कैसी एक्सरसाइज करनी है, वो जो भी एक्सरसाइज करनी है स्पाइन की, उसमें स्ट्रेचिंग करानी है। पेशेंट की स्पाइन को ऐसी एक्सरसाइज बोलेंगे जिसमें वो स्ट्रेच करे अपने बॉडी को। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे अनुलोम विलोम करने के लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे कि लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज बता ही चुके, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा कराएंगे फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए। बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसमें ऑर्गेनिक एडवाइस है, डेली एक्टिविटी मॉडिफिकेशन है, सभी जो होता है। ये हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का मैनेजमेंट था। बेस्ट एक्सरसाइज आप सब जानते हैं इसमें क्या करना है।
सबसे अच्छा है अगर कोई एक लाइन में पूछे क्या करना है, अगर आपको बहुत शॉर्ट में अपने मरीज को बोलना है तो सिर्फ इतनी सी बात बोल करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि अगर आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है या कमर दर्द है तो आप चुपचाप सूर्य नमस्कार करें, और बेस्ट एक्सरसाइज होती है कमर दर्द के लिए एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की। बाकी कुछ और भी कॉमन कॉमन सी एक्सरसाइज जिसमें प्लैंक्स हैं, डीप नेक फ्लेक्सर है, प्लैंक्स हैं, और टमी ट्राइंग का एक्सरसाइज है, नेक रोटेशन है, शोल्डर रोल्स है। ये सारी एक्सरसाइज हैं जिनको हम अपने मरीजों को क्लिनिक में एडवाइस कर सकते हैं, जिससे आराम हो ही जाता है। अब बात आती है कि आपने बहुत सारी मेडिसिन दिया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन बताएंगे। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि सोचता क्या हूँ, मेरा कद इस चीज में बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, रिपर्टरी में जो बहुत कॉमन दवाइयाँ निकल निकल करके आती हैं, तो मैं उनमें से कुछ 8-10 दवाइयों को रखा हूँ। बाकी आपसे मैं लास्ट में अनुभव लूंगा कि आप ऐसे केसेस में कौन सी दवा देते हैं। तो मैंने जो देखा उसमें से कुछ ही दवाइयों को मैंने निकाला है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। शायद मैं इन बीमारियों के बारे में क्या बोलूं, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है कि रेस्टॉक्स के बारे में मैं क्या कहूंगा। स्टिफनेस एंड पेन इन बैक एंड जॉइंट, सभी जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कमर में और बैक में क्या दर्द रहता है और स्टिफनेस रहता है। पेन वर्स आफ्टर रेस्ट, बेटर फ्रॉम मूवमेंट। पेशेंट जब चलता फिरता है आराम हो जाता है। ब्राइनिया एल्बा जस्ट इसका अपोजिट है, एग्रेवेटेड बाय द स्लाइटेस्ट मोशन, पेशेंट प्रेफर एब्सोल्यूट रेस्ट। अगर ऐसा कोई सिम्टम लेकर के आ रहा है बैक पेन को लेते हुए, तो हमारे दिमाग में ये दवा भी आनी चाहिए। कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया कार्ब जॉइंट एंड स्पाइन इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। टू ओवरवेटेड पेशेंट, जैसा आपने प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में देखा था कि अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी की वजह से पेशेंट को कमर दर्द हो सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसके जॉइंट में पेन है, कमर में दर्द है और ओवरवेट है, चिली पेशेंट है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग है, तो दिमाग में एक बार कलकरिया कार्ब भी आना चाहिए। अगर इस तरह से आ रहे हैं बाकी सारे सिम्टम्स कलकरिया कार्ब के मिल रहे हैं तो देते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी काली कार्ब। सीवियर बैक पेन स्पेशली अराउंड 3 से 4 बजे सुबह के समय में अगर किसी मरीज को हो रहा है, कलकरिया कार्ब काली कार्ब आ सकती है। वीकनेस एंड स्टिफनेस इन लंबर रीजन, ये लक्षण रहते हैं। सल्फर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विद बर्निंग एंड हीट, अगर बहुत लंबे समय से किसी मरीज को कमर में दर्द है, साथ में बर्निंग है, हीट है, एग्रेवेशन फ्रॉम हीट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी केसेस है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सल्फर भी सोच सकते हैं। कॉस्टिकम में जो मुख्य लक्षण है वीकनेस एंड कॉन्ट्रैक्चर इन मसल एंड जॉइंट, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, मतलब वही बैम्बू स्पाइन हो रहा है, क्रॉनिक कंडीशन आ गई, वहां पर हम कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। उसके साथ साथ में क्या लक्षण आता है, स्टिफनेस इन स्पाइन, डिफिकल्ट इन बेंडिंग, अगर ये लक्षण है तो कॉस्टिकम भी हमारे दिमाग में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है साइलिसिया। लॉन्ग स्टैंडिंग स्पाइनल वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी, अगर कोई पेशेंट है बहुत लंबे वक्त से अगर उसके कमरे में दर्द रह रहा है और साथ में डिफॉर्मिटी आ गई, काइफोसिस हो गया, पेशेंट आगे की तरफ झुक गया है। बैम्बू स्पाइन में क्या होता है, नॉर्मल में खड़ा तो रहता है लेकिन थोड़ा सा सामने की तरफ बेंड कर जाता है, काइफोस हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। साइलिसिया उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। और भी बहुत सारी बीमारी जिसमें लॉर्डोसिस हो जाता है, उसमें बैक साइड में चला जाता है, पेशेंट की जो स्पाइन है पीछे की तरफ ऐसे खड़ा हो जाएगा। वर्स फ्रॉम कोल्ड, तो उसमें भी हम बहुत सारी दवाइयां सोच सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, लॉर्डोसिस के लिए अलग है, फॉरवर्ड बेंडिंग के अलग है, कमर दर्द के लिए अलग है। लेकिन साइलेसिया की जो कंडीशन है उसमें ये चीज़ है कि वर्स फ्रॉम कोल्ड सेंसिटिव टू ड्राफ्ट, अगर ठंड से पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो साइलेसिया हमारे दिमाग में आ सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। पेन इन स्पाइन एंड चेस्ट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पेन को स्पाइन में और चेस्ट में दर्द रहता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम रहती है, सुटेड टू इमोशनल इजी फैटिग पेशेंट है, अगर पेशेंट तो फॉस्फोरस सोचेंगे। नेक्स्ट है मेडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, एसिकुलस, और न जाने ऐसी कितनी दवाइयां जो कमर दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब अच्छी मेडिसिन हैं जो कमर दर्द में हेल्प करती हैं। तो इसी के साथ मेरी स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं अपने सीनियर से अनुभव लेना चाहूंगा कि आप ऐसी बीमारियों में क्या करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन थैंक यू है, सर। डायरेक्ट मैसेज समवन टू स्टडी। जी। थैंक यू सर। ये बहुत ही अच्छा थैंक यू। इंफॉर्मेटिव सेशन था। अब मैं सारे पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो या तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज करें, फिर अनम्यूट करके खुद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में दो क्वेश्चंस हैं सर। फर्स्ट है, डॉक्टर जी राम जी। प्रवेश सर ने पूछा है, रोल ऑफ मियास्मेटिक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।
हाँ, मियाज़मेटिक साइकोटिक एंकोडाइटिस। मियाज्म रिस्पॉन्सिबल है। जी जी, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। राम प्रवेश सर, इसके पीछे जो भी स्पाइन की जो डिजीज हैं, जहां पर स्टिफनेस हो रहा है या न्यू बोन फॉर्मेशन हो रहा है या फिर बैम्बू स्पाइन बन रहा है, तो उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट मियाज्म कॉज करता है वो हमारा साइकोटिक मियाज्म रहता है। बाकी अगर यही ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, डीजनरेटिव चेंजेस हो, तो वहाँ सिफिलिटिक हो जाएगा। कि अगर डीजनरेशन हो रहा है तो वो सिफिलिटिक रहेगा, और सिर्फ अगर फंक्शनल रहा है तो वो सोरिक रहेगा। तो ये रोल था हमारा मियाज्म का स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में। बाकी राघवेंद्र सर ने पूछा है L4 L5 स्लिप डिस्क के लिए क्या करें। जी, डिपेंड करता है कि स्लिप डिस्क किस स्टेज में हुई है और कितनी हुई है। अगर बहुत ज्यादा प्रोट्रूजन हो गया है, बहुत सीवियर प्रोट्रूजन हो गया है, जिसकी वजह से जो सियाटिक नर्व, यहीं से जो सियाटिक नर्व निकल रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, उस पर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को पेन होगा, कमर से होता हुआ नीचे पेशेंट के एड़ी तक जाएगा। अगर बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा है, तो पेशेंट को हमें मैनेजमेंट करना होगा। मैनेजमेंट में पेशेंट का पोस्चर हमको सुधारना होगा, ट्रैक्शन के लिए बोलना होगा। अगर इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल का, मैंने देखा है कि जितने भी स्पाइनल सर्जरी होती हैं, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में फिर से उसमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट ही हो जाता है। तो किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलें जो आपके आसपास हो। अगर उनके पास जा करके देखेंगे तो मियाज्म के आधार पर दवाई निकालेंगे। मुझे लगता है L4 L5 के प्रोट्रूजन में स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जी, धन्यवाद। बाकी सर लोगों, सीनियर सर लोगों से खुद से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस केस में कौन सी दवाई देते हैं। जी, अगर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है तो दवाइयां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आप सबका अनुभव जानना चाहता हूं कि आप सब बहुत सीनियर हैं, बहुत लंबे समय से क्लिनिक पे हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो नॉर्मल कमर दर्द से सफर कर रहे हैं या फिर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस से सफर कर रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा धन्यवाद सर। डिजाइन ही बहुत बढ़िया बताए। टेक्नोलॉजी जो है गुरुदेव गुरुदेव। स्पॉन्डिलोसिस केस को वास्तविक में आता जी है। जी। हेलो सर का कनेक्शन लगता है ठीक नहीं है। अब हमारा हिंदी सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर है। जी सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इंगेजिंग और बहुत थैंक यू थैंक यू। इंफॉर्मेटिव सेशन था। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया, और जो प्रैक्टिकल इसके कंटेंट थे, जैसे कि बिना एक्सरे के कैसे हम लोग क्वेश्चन पूछ के या फिर थोड़ा एग्जामिनेशन करके पेशेंट को देख सकते हैं, बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा अपने डेली प्रैक्टिस में। और इसी के साथ में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं सर आपसे आग्रह करती हूँ कि वैसे तो आप IFPH के एक नोन फेस हैं, आपने बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे दिए हैं, फिर से समय निकालें और ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग को अच्छे से डिटेल में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं बिल्कुल, हिंदी बहुत बहुत सेशन धन्यवाद। को समाप्त करती हूँ, और ये सेशन मैं इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर, डॉक्टर BJ बिंदुराज सर।